हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज का ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले के 4 क्लास हम आप सभी को करा चुके हैं। अगर आपने वो सभी क्लास नहीं किए हैं तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर आपको ट्रिपल सी जुलाई अगस्त नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ से आप ये सारे क्लास कर सकते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी आपको यहाँ पर 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। और ये डिस्काउंट आपको केवल और केवल 7 जुलाई रात 11 बजे तक ही मान्य होगा। इस ई बुक के अंदर आपको 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की हैं, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हैं और कंप्यूटर एब्रीविएशन, इसके अलावा यूनिक्स लिनक्स की कमांड। आप कह सकते हैं कि ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। और ये ई बुक आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में विश्व का कौन सा पहला नेटवर्क था। निम्न में विश्व का कौन सा पहला नेटवर्क था, ये बताना है। आरपा नेट था, एनएसएफ नेट था, वी नेट था या फिर आई नेट था। बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए आज की ये क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, आरपानेट। आरपानेट क्या है, विश्व का पहला नेटवर्क था। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ऑन अक्टूबर 29, 1969 आरपानेट डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट मैसेज ए नोड टू नोड कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनोदर। यानी कि 29 अक्टूबर 1969 को आरपानेट के द्वारा पहला मैसेज डिलीवर किया गया था, जो कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन था फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनोदर। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक कम्युनिकेशन था, जो कि सबसे पहले 29 अक्टूबर 1969 को ARPANET के माध्यम से डिलीवर किया गया था। ठीक है, देखिए ARPANET वाज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। आपको याद रखना है ARPANET कैसा नेटवर्क है, ये पहला वाइड एरिया पैकेट स्विच नेटवर्क था विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल एंड वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क टू इंप्लीमेंट द TCP/IP प्रोटोकॉल। और ये पहला नेटवर्क था जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया गया था। तो ध्यान रखना है, जो ARPANET है कैसा है, एक तो TCP/IP प्रोटोकॉल पर काम करता था, यानी कि TCP/IP को इसमें इंप्लीमेंट किया गया था, और ये पहला पैकेट स्विच्ड नेटवर्क था। ठीक है, दूसरा द ARPANET वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1969। यानी कि ARPANET को 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक कंपनी का नाम है जो कि यूएस डिपार्टमेंट की है ना, यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से ARPANET को 1969 में डेवलप किया गया था। ठीक है, जो कि दुनिया का पहला नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप साइड बार को हाइड या शो करना चाहते हैं तो क्या होगा उसका शॉर्टकट की। आपने देखा होगा आपके लिब्रे ऑफिस में राइट साइड में एक साइड बार होती है, तो इसको हाइड और शो करने के लिए कंट्रोल F5 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल F5 दबाएंगे तो साइड बार आपकी अगर हाइड है शो हो जाएगी, और अगर शो है तो हाइड हो जाएगी। तो याद रखना है कंट्रोल F5। बट अगर आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू में जाकर के साइड बार को आप हाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन से मेनू में आपको जाना पड़ेगा, आपको व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। व्यू मेनू में जाने के बाद वहां पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा साइड बार को हाइड करने का, और साइड बार को शो या हाइड आप करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। Who controls the movement of signals between CPU and IO? IO का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। कंट्रोल यूनिट, ELU, मेमोरी यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, यहाँ पे क्या पूछा, ई कॉमर्स निम्न में से कौन सा है। विच इज ई कॉमर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर फेसबुक दिया है, व्हाट्सएप दिया है, अमेजॉन दिया है और इंस्टाग्राम दिया है। कौन सा है ई कॉमर्स, बताइए कौन सा यहाँ पे सही जवाब है।
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका अमेजोन क्या है, एक ई कॉमर्स का प्रकार है। अगर बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक हो गया आपका और इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है, सोशल साइट्स हैं, ठीक है। और जो आपका व्हाट्सएप होता है ये क्या है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है। कई बार आपने नाम सुना होगा आईएम का, और एग्जाम में पूछते हैं कि आईएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या पूछा गया है, निम्न में कौन मैसेंजर का एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैसेंजर। मैसेंजर किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, या मैसेंजर का एक पार्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसका एक पार्ट है मैसेंजर। जल्दी से जवाब करिए सभी बच्चे, यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसेंजर फेसबुक का एक पार्ट है। आप कह सकते हैं कि फेसबुक से संबंधित है या फेसबुक का एक भाग है मैसेंजर, ठीक है। और मैसेंजर किस श्रेणी में आता है, तो ये भी एक आईएम का एग्जाम्पल है, याद रखना है, आईएम जिसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो आईएम का एग्जाम्पल है आपका टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है और आपका मैसेंजर भी है, जहां पर आप रियल टाइम में कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पर आप चैट करते हैं किसी से, तो वहां पर रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है। जैसे व्हाट्सएप पर आपने मैसेज किया, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिलता है, तो यहाँ पर रियल टाइम में कम्युनिकेशन होता है, उसको आईएम की श्रेणी में रखा जाता है, इंस्टेंट मैसेजिंग की श्रेणी में उसको रखा जाता है। क्वेश्चन देखिए, जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन जीमेल। अगर आप जीमेल में कोई भी अटैच फाइल करना चाहते हैं, किसी को फाइल भेजना चाहते हैं अटैच करके, तो आप मैक्सिमम कितनी बड़ी फाइल को अटैच कर सकते हैं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 25 MB। 25 MB की फाइल को आप अटैच कर सकते हैं जीमेल में, अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं। कैल्क में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन कैल्क प्रोग्राम। कैल्क प्रोग्राम में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, F2, F3, F4 या फिर F1। तो आपको आंसर करना है इसमें कौन सा सही जवाब है, जल्दी से बताइएगा। कैल्क में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होगी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F1 होता है हेल्प की शॉर्टकट की। अब ये चाहे कैल्क में पूछें, राइटर में पूछें, ठीक है, तो सभी में क्या होगा, हेल्प के लिए F1 ही इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। आपको बताना है लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है। लैन को कहा जाता है, मैन को कहा जाता है, वैन को कहा जाता है या फिर पैन को कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा सही जवाब है आप सभी को बताना है, ठीक है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, चलिए जल्दी से जवाब करिए। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को बस शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आप सभी क्लास को लाइक कर दिया करो, कि बहुत सारे बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं क्लास में, तो सभी बच्चे क्लास को लाइक अवश्य किया करो। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैन। याद रखना है लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से वैन को जानते हैं, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कई बार एग्जाम में आता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक सीमित क्षेत्र में, यानी कि एक बिल्डिंग या एक कैंपस में इसका इस्तेमाल होता है। और मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक शहर में इस्तेमाल होता है। और बैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और जो एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, यानी कि वर्ल्ड वाइड में जो फैला हुआ नेटवर्क है, उसे हम वैन के नाम से जानते हैं। और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि अगर पर्सनली आप कोई नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने ब्लूटूथ से किसी को डाटा शेयर कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ जब आप ऑन करते हैं तो वहां पर जो नेटवर्क बनता है वो पैन बनता है, जिसको हम डब्ल्यू पैन के नाम से जानते हैं, मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर आपका सही जवाब सी है, ऑप्शन नंबर सी, वैन हो जाएगा, क्योंकि वैन को लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बताना है सिम का पूरा स्वरूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम का पूरा नाम बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का पूरा नाम, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल को जब एनालॉग में चेंज करते हैं तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग कॉल्ड। अब इसको मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, डिमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं, नेटवर्किंग या फिर ट्रांसफरिंग के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला,
मॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि डिजिटल सिग्नल को अगर आप एनालॉग में चेंज करते हैं तो मॉड्यूलेशन, और एनालॉग से जब डिजिटल में चेंज होता है उसको डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मॉडेम का, है ना, जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन वो प्रक्रिया होती है जब आप डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। और जो आपका मॉडेम होता है इसको इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब इसको इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है और आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है वाई मैक्स निम्न में से किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वाई मैक्स? आपको बताना है वाई मैक्स किससे संबंधित है। बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट जवाब है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है आपका वाई मैक्स। आपने वाईफाई का नाम सुना है, इसी प्रकार से एक वाई मैक्स है जो कि संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आइए वाई मैक्स के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इज अ फैमिली ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जिसकी स्पीड है 30 से 40 Mbps 2001 में थी, और 1 Gbps 2011 में इसकी स्पीड हो गई है। अब देखिए ये है क्या, जैसे आपने ब्रॉडबैंड का नाम सुना होगा। अगर आप अपने घर पर कोई ब्रॉडबैंड लगवाते हैं आज के समय में, तो आज के समय में तो फाइबर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फाइबर कनेक्शन आपको मिलता है। जब आप कोई कनेक्शन लेते हैं तो एक्सचेंज से आपके घर तक क्या होता है, एक फाइबर केबल आती है, और यहाँ से जो आपका राउटर होता है, यहाँ से फिर आप लैन केबल के माध्यम से आप अपने लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वाईफाई के मदद से भी अपने लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो एक्सचेंज से आपके घर तक क्या आ रहा है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल आ रही है, यानी कि एक तार आ रहा है जो आपके राउटर तक आता है। इसके बाद आप चाहें तो ये वाईफाई के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या फिर लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर लैन केबल के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए वाई मैक्स में क्या है, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, और ये कैसा है, वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है। यानी कि यहाँ पर आपको जो ब्रॉडबैंड मिलेगा वो वायरलेस होगा। अब जो एक्सचेंज से अभी लाइन आपके पास आई थी, ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, ये वाईफाई की मदद से ही आपके घर तक ये कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये एक नई तकनीक है, और ये कई कंट्रीज में, कई देशों में तकनीक चल रही है काफी दिनों से। ठीक है, तो इसकी अगर स्पीड की बात करते हैं 2011 से जो इसकी स्पीड है वो 1 Gbps हो गई है। 2001 में अगर देखें शुरुआत में, तो शुरुआत में 30 से 40 Mbps स्पीड देता था, बट 2011 में इसकी स्पीड 1 Gbps हो गई है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि वाई मैक्स क्या होता है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, जो कि ब्रॉडबैंड की तरह ही है, बट ये वायरलेस ब्रॉडबैंड है। अगर कभी भी बात हो वायरलेस ब्रॉडबैंड की, तो वहां पर वाई मैक्स का नाम होगा, जहां पर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा, बट वो वायरलेस रहेगा। वहां पर आपके घर तक कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं आएगी, वायरलेस के माध्यम से, ठीक है, यानी कि बिना तार के माध्यम से ही आपको कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके यूज की बात करेंगे तो यूज ऑफ वाई मैक्स, जैसा कि हमने अभी आपको बता ही दिया, प्रोवाइडिंग पोर्टेबल मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू वेरियस डिवाइसेस। इसका मेन मोटिव है कि आपको मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, ऐसी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो चलती फिरती हो। यहाँ पर मोबाइल का मतलब है चलता फिरता, ठीक है, तो मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आपको प्रदान की जाए। और प्रोवाइडिंग ए वायरलेस अल्टरनेटिव, वायरलेस का अल्टरनेटिव आपको प्रदान किया गया है टू केबल एंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL फॉर लास्ट मील ब्रॉडबैंड एक्सेस। यानी कि अभी तक जो ब्रॉडबैंड हम DSL केबल के माध्यम से, या फिर जो केबल ब्रॉडबैंड हम लेते थे, इसके माध्यम से जो हमें मिलता था, अब हम वही ब्रॉडबैंड बिना तार के ले सकते हैं। यानी कि हमने तार को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है वाई मैक्स में, और बिना तार के ही आपको एक ब्रॉडबैंड मिलेगा जिसमें आप एक हाई स्पीड में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? हाउ मेनी लैंग्वेज इन USSD? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। USSD यानी कि जो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है, ये आपका 12 भाषाओं में उपलब्ध है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो आपका USSD होता है, सेवा का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो *99# एक USSD कोड है जिसका इस्तेमाल करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। द इनोवेटिव पेमेंट सर्विस *99# वर्क्स ऑन
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, USSD जिसे शॉर्ट में कहते हैं। दिस सर्विस अलाउ मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग बेसिक फीचर्स मोबाइल फ़ोन, यानी कि जो बेसिक फीचर्स वाले मोबाइल फ़ोन हैं उन पर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उनसे भी आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं। एक तरह से अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपना बैलेंस जाना चाहते हैं, किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, तो ये काम भी आप बेसिक फीचर वाले मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं इस सर्विस का लाभ लेकर। ठीक है, There is no need to have mobile internet data facility for using USSD based mobile banking। आपको कोई भी इंटरनेट डाटा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इस सेवा का लाभ लेने के लिए। हाउ टू गेट इट, आप इसे कैसे ले सकते हैं, इस सेवा का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। रजिस्टर फॉर USSD मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। गेट MMID कोड, यानी कि आपको एक मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड मिलेगा, और कई बार आपके एग्जाम में पूछते हैं कि MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में गेट एम पिन, आपको एक एम पिन दिया जाएगा, यानी कि आपको एम पिन बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है मोबाइल पिन, मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप इसका पूरा नाम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर होगा, तो कैसे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो आपको रिमेंबर MMID, आपको आपकी MMID पता होनी चाहिए, आपको आपका एम पिन पता होना चाहिए, और आपको *99# से डायल करना होगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर विद एनी फोन, यानी कि कोई भी फोन हो सकता है, चाहे वो फीचर फोन हो या फिर आपका स्मार्टफोन है, दोनों में इस सेवा का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और कई बार आपसे पूछते हैं कि MMI कितने डिजिट का होता है, तो MMI आपका 7 डिजिट का होता है। ठीक है, सर्विस ऑफर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं MMID के माध्यम से, बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से, या फिर आधार नंबर के माध्यम से आप नो MMID अपना MMID जान सकते हैं, और एम पिन आप अपना चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ईथरनेट क्या है? व्हाट इज ईथरनेट, आपको बताना है ईथरनेट क्या है। वैन, मैन, लैन या फिर पैन, इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, इथरनेट क्या है? लैन है, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है क्विकर निम्न में किस मॉडल का प्रकार है? क्विकर किस मॉडल का प्रकार है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा C2C, जिसका मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। क्विकर हो गया आपका OLX, अगर आपसे पूछें तो OLX भी आपका C2C के अंतर्गत आता है। अगर यही बात करते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट की, तो ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट किससे संबंधित हैं? ये आपके V2C के अंतर्गत आते हैं, जिसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा IM का एक लाभ है? कौन सा IM, जिसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इंस्टेंट मैसेजिंग का एक लाभ आपको बताना है। क्या वायरस सुरक्षा है इसमें, लागत, सुविधा, रियल टाइम, इसमें क्या चीज है, किससे आपको बेनिफिट मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रियल टाइम, यानी कि ये रियल टाइम में आपका कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेनदेन में ECS का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ECS इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन? बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ECS क्या है और इसका पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। ये पूरा का पूरा क्लास, जैसा कि हमने आपको बताया, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है? कैल्क में कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कैल्क एक लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और वहां पर अगर आप पूरे संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा कैल्क में ऐसे करके बहुत सारे कॉलम एंड रो होते हैं, है ना? तो अगर आप पूरा संपूर्ण एक कॉलम ही ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा इसका शॉर्टकट की? यहाँ पर कंट्रोल के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे कभी भी रो पूछे कि पूरा रो सेलेक्ट करना है, क्या शॉर्टकट की होगी? तो शिफ्ट के साथ में फिर आपको स्पेस बार दबाना होगा। क्वेश्चन है, MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने इसके बारे में आपको समझाया था, इसका पूरा नाम भी बताया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताइए सभी बच्चे। MMID का पूरा नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और यहाँ पर आपको बताना है IC का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, हु इन्वेंटेड IC, इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जैक किल्बी के द्वारा IC का आविष्कार किया गया, आपको याद रखना है।
और यहाँ पर अगर जैक के लिए भी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर रॉबर्ट नॉइस अगर दिया है तो इससे भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आविष्कार हुआ है वो रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी के द्वारा 1961 में किया गया है। तो ये पार्ट भी आपको याद रखना है। अगर बाई चांस आपको जैक किल्बी का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो रॉबर्ट नॉइस भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एम कॉमर्स की शुरुआत की थी, यानी कि एम कॉमर्स जिसे मोबाइल कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? बिल गेट्स, टॉबिन, केविन डफी या फिर नन ऑफ दीज? तो जल्दी से बताइएगा एम कॉमर्स की शुरुआत किसके माध्यम से की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर है केविन डफी के द्वारा एम कॉमर्स की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी रिटेन व्हिल पोस्टिंग ऑन ट्विटर? और अगला क्वेश्चन आपको बताना है ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? जल्दी से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जब आप ट्विटर पर पोस्ट करते हैं तो वहां पर कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा 280 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले 140 था, बट अब 280 कर दिया गया है। और ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है AVRS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVRS? तो यहाँ पर AVRS का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है, याद रखना है आपको, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस इसका पूरा नाम होता है। और अगला क्वेश्चन है स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में आप स्कैप बटन प्रेस करेंगे, इससे आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। क्या ये सही है या फिर गलत है? ट्रू फॉल्स में आपको इसका आंसर करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बिल्कुल सही है, यानी कि स्टार्ट मेनू अगर ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में इसका बटन आपको दबाना होगा। कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? आपको ये बताना है कि कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। जब आप वहां पर कुछ लिखते हैं तो वहां पे कौन सा फॉन्ट लगा होता है, तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, लिबरेशन सेंस फॉन्ट होता है आपके कैल्क प्रोग्राम में। बट यही अगर बात करते हैं राइटर में, ठीक है, तो राइटर में क्या होगा आपका? राइटर प्रोग्राम में आपका सेरिफ हो जाएगा। राइटर में सेरिफ होता है, बाकी लिबरेशन सेंस आपका कैल्क में होगा और इम्प्रेस में होगा। इम्प्रेस में भी क्या होगा? अगर आप देखेंगे इम्प्रेस के अंदर तो वहां पर भी लिबरेशन सेंस ही फॉन्ट होता है, बट राइटर के अंदर लिबरेशन सेरिफ होता है। कैल्क की किसी नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कैल्क के, ठीक है, यहाँ पर होगा के। कैल्क के किसी नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यानी कि कैल्क में अगर किसी सेल में आपने कुछ लिखा है, कोई नंबर लिखा है, जैसे हमने 24 लिखा है और इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो हमें कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट 5। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट 5 आप प्रेस करेंगे तो जो नंबर आपने लिखा होगा वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट का मेनू दिया गया है। इस फॉर्मेट मेनू में आपको नंबर फॉर्मेट में आना है और यहाँ पर ये सारी शॉर्टकट की दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की, तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 6 आपको प्रेस करना है। अगर आप नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 1 प्रेस करना होगा। परसेंट में करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करना होगा। करेंसी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करना होगा। अगर आप डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 3 आपको प्रेस करना होगा। और ये अगर आपने सेल में कोई नंबर लिखा है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? आप कितने प्रकार के चार्ट कैल्क प्रोग्राम में डाल सकते हैं? और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं? तो 10 प्रकार के चार्ट आप कैल्क प्रोग्राम में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। जब आप कैल्क प्रोग्राम में आएंगे तो वहां पर आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आप चार्ट पे जाकर के जब चार्ट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 प्रकार के चार्ट आपके सामने हैं। कॉलम है, बार है, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई जिसे स्कैटर चार्ट कहते हैं, वॉवल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। तो ये 10 प्रकार के चार्ट आप कैल्क में इंसर्ट करा सकते हैं। और कई बार पूछते हैं कि कितने स्टेप होते हैं किसी चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए, तो 4 स्टेप हैं यहाँ पर। आप अगर किसी चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो 4 स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किस शॉर्टकट की से आप फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे फंक्शन आपको एक साथ मिल जाते हैं? तो यहां पर कौन सा करेक्ट जवाब है?
तो राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ में F2 आपको प्रेस करना है। फंक्शन विजार्ड के लिए कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही कंट्रोल F2 आप प्रेस करते हैं आपके सामने फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको ढेर सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल F2 आप प्रेस करते हैं फंक्शन विजार्ड आपका ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, कैल्क के किसी भी सेल में करंट समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप किसी सेल में करंट समय देखना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। आपके कैल्क में बहुत सारे रो एंड कॉलम होते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपकी सेल होती है, अब यहाँ पर आप चाहते हैं करंट समय आपको दिखाई दे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलन आपको लगाना पड़ेगा, है ना। एक बिंदी और नीचे कॉलन, तो इसे सेमी कॉलन का नाम देते हैं, मतलब नीचे एक कॉमा लगेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको सेमी कॉलन प्रेस करना पड़ेगा। और अगर यही आपसे पूछें कि करंट डेट किस शॉर्टकट के से आप निकाल सकते हैं, तो कंट्रोल के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन इस्तेमाल करने पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन अगर आप प्रेस करते हैं तो करंट डेट आपको दिखाई जाएगी, बट अगर करंट समय आप निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलन आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के भी बटन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।